हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। आज गाइस हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और इसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 13 जो कि है मूल अधिकार। इसका आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या है कहानी। तो गाइस कैमरा आज ऑफ रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, ये रहा आपका पूरा सिलेबस। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, और उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। मतलब जितने भी थ्योरी वाला पार्ट था गाइस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड, राइट। चलिए, उसके बाद आप पूरा एक बार सिलेबस देख लीजिए। और गाइस फिर क्या कहना था कि गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आप करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए गाइस, जब हमने कल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने सारा थ्योरी वाला पार्ट कर लिया है गाइस। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन आंसर करने में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 150 के क्रॉस क्वेश्चन है, मतलब अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन हैं गाइस। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, यानी कि मूल अधिकार हैं, ये वाला पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी खासी संख्या में आते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें 150 के आसपास क्वेश्चन है गाइस, तो उसमें लग जाएगा टाइम। ठीक है, एक एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा गाइस। देखिए यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है हमको। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसने समर्थन किया था। तो गाइस जब हम पहली ही लाइन पढ़ी थी तो हमने इसी रिपोर्ट की बात करी थी। तो ये बिल्कुल सही है। इसने लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को जो है प्रश्रय दिया गया था। गलत है। 1935 वाले में गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये मूल अधिकार की बात नहीं थी। फिर लिखा है अगस्त प्रस्ताव 1940 में या कृत मिशन 1942 में। तो गाइस इन सब में नहीं था। हमने जब स्टार्टिंग में ही पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में था। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है मौलिक अधिकार क्या है। क्या है गाइस, इसने कहा क्या ये वाद योग्य है, अवाद योग्य है, या लचीले हैं, या कठोर है। तो गाइस ये क्या है आपके वाद योग्य, मतलब इसको समझते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए क्या किया, वाद योग अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं जो है समाहित है। मतलब इसका मतलब ये हो गया हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाद योग हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवाद योग है। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो वाद योग है, और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वो अवाद योग है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर अगर ये जो है जो मौलिक अधिकार हैं उसको देखिए, फर्स्ट तो सरकार कोई ऐसा नहीं है अलग से कानून बना के लागू करे कि आपके संविधान में लिखा है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो गाइस ये जो है इसके लिए आप ना इसके लिए आप ना अदालत जा सकते हैं, मतलब न्यायालय जा सकते हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है या नहीं दिए जाते हैं तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही हैं गाइस वो क्या है, अवाद योग है। यानी कि इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो इसे लागू करने के लिए सरकार को बनाना होगा कानून, कुछ नियम। और अगर इसका उल्लंघन होता है या मतलब इसने जो भी संविधान में लिखे हुए हैं वो ऐसा सरकार नहीं करती है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होता है, ये प्रजातांत्रिक होता है, ये लोक कल्याणकारी होता है, ये व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इसके विरुद्ध जो है कानून नहीं बना सकती। आइएगा इसको समझते हैं। तो इसमें लिखा है सी, यानी कि 1, 4 एंड 5 क्या था। 1, 4 एंड 5 एक बार देख लेते हैं। तो कैसे यहाँ पे लिखा है 1, यानी कि ये संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल मौलिक अधिकार लिखा है। ये था और ये था, राइट, ये आंसर है। दूसरा, मौलिक अधिकार क्या प्रजातांत्रिक होते हैं, बकवास, बेकार की बात है। लोक कल्याणकारी होते हैं, बेकार की बात। ये व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होते हैं। देखिए अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो वो आप बहुत सारे काम करने से रह जाएंगे, या सरकार आपको करने नहीं देगी, या लोग आपको करने नहीं देंगे। मतलब सरकार या तंत्र ना आपको कुछ मतलब आपके विकास के लिए कुछ कार्य करने से रोक सकती है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सही है गाइस। आपके मौलिक अधिकारों का हनन जो है संसद भी नहीं कर सकती, सरकार भी नहीं कर सकती कि कानून बनाए और कह दिया भैया आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो गाइस इसके लिए ऐसा कानून भी नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए गाइस, इतनी बड़ी व्याख्या है। तो इसमें लिखा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या होता है, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने क्या है अधिकारों के महत्व को समझा। मतलब कि लोगों के क्या अधिकार होने चाहिए इसके महत्व को जो नेता लोग थे ना, जो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे वाले, तो उन्होंने अच्छा खासा इसको समझा और कहा स्वतंत्रता के बाद जो है आपका संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश
करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और और उन्हें क्या मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई। मतलब यार मतलब ये हो गया गाइस कि जब संविधान बन रहा था तो क्या है, अधिकारों को संविधान में रखा गया, राइट। तो क्योंकि ज़रूरी है गाइस, बिना इसके क्या है आप ना खुद का विकास कर सकते हैं, और जब खुद का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए लिखा है ये है अधिकार क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। तो व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है, ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार को उसका उल्लंघन ना, मतलब सरकार भी उसका उल्लंघन ना कर सके। मतलब मौलिक अधिकार इतने इंपॉर्टेंट है कि सरकार भी उसे आपसे छीन नहीं सकती। लिखा है संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख जो है अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इसमें लिखा है इन अधिकारों को के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास ही संभव नहीं है। ओके तो गाइस यहाँ आगे क्या लिखा है, संभव नहीं है। अब लिखा है संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी जो है अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि सरकार कोई अधिनियम बना के, कानून बना के, या फिर जो है अध्यादेश लाके, राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश ले आए और इन अधिकारों को समाप्त कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि अधिकारों से। ठीक है, अब बात करेंगे मौलिक अधिकार। इसमें लिखा है मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो हमने गाइस क्या देखा था, 352 के तहत आपातकाल लग रहा था, और दो आर्टिकल से 358 से 19 वाला जा रहा था, और 359 से हमने देखा था 20 और 21 को छोड़ दिया गया था, और बाकी सारे अधिकार आपके जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब आपातकाल लगता है। ठीक है, तो गाइस बस यही देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम सारा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। इसमें लिखा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये लिखा है ये राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है। मतलब कि जो राज्य होता है ना, राज्य में मतलब गाइस ये नहीं है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये था, राज्य में सरकार भी आती है, जो आपके सरकारी संस्थान हैं वो भी आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ आती है राज्य में। तो राज्य कृत्यों के विरुद्ध ये गारंटी है। इसका मतलब राज्य मनमाना अपना कुछ भी नहीं कर सकता है व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो ये गारंटी देता है उनके विरुद्ध कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें लिखा है संविधान के भाग 3 में जो है सूचीबद्ध है। तो गाइस राइट, ये भी सही है कि जो भाग 3 होता है वो हमारा किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। 4 हमने देखा था नीति निर्देशक तत्वों के लिए, और 4A देखा था हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी सही है और ये वाला सही है। अब लिखा है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो गाइस क्या मौलिक अधिकार आपको ये न्याय सुनिश्चित करते हैं? तो ऐसा तो खास हमने कुछ पढ़ा नहीं है, चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो लगता नहीं है। अब इसने एक चीज़ कही कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है ये। ठीक है, तो गाइस देखिए हमने जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए हैं, और जहाँ पे उनको बोला जाता था अधिकार बिल। अब इसने लिखा है ये नहीं है, लेकिन हमने लिया तो यूएसए के अधिकार बिल से ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा सही है, सी सही, यानी कि इसने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपका सही है, फोर्थ वाला जो है आपका गलत है। यानी कि क्या हमने यूएसए के अधिकार बिल की तरह नहीं, गई गलत है कि ये यूएसए के अधिकार बिल की तरह ही। और ये जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और हाँ सही है गाइस। देखिए ये क्या है, आपको हर तरह का न्याय सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, चाहे वो सामाजिक न्याय है तब, चाहे वो आर्थिक न्याय है तब, चाहे वो राजनीतिक न्याय है तब। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लगा भारत में मौलिक अधिकार जो है राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। मतलब राज्य अपने मन माने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, अब लिखा है इन्हें जो है भाग 3 में शामिल किया गया है। यूएसए के अधिकार बिल की भांति है, और क्वेश्चन में क्या लिखा था, नहीं है। अब लिखा है जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना के मतलब देखिए गाइस, हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, न्याय भी पढ़ा था, और न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़ा था। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रस्तावना में पढ़ा था। अब लिखा है संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में जो है मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। किसे, इसे और इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब लिखा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार आते हैं। हमने पढ़ा था 12 से लेकर 35 तक। चलिए गाइस, ठीक है, टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, 6। कौन कौन से थे, एक तो था समानता का अधिकार, एक था स्वतंत्रता का अधिकार, फिर एक था गाइस क्या था, समानता, स्वतंत्रता, एक आपका धर्म, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार था, एक
क्योंकि जो अल्पसंख्यक है उनकी सांस्कृतिक और उनकी शिक्षा से रिलेटेड था। एक आपका था संवैधानिक उपचार, यानी कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के तहत कि आप क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो। अब लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है। तो गाइस ये है आपका आर्टिकल नंबर 13 कहता है, क्या कहता है देखिए आर्टिकल 30 हमने कहाँ से पढ़े थे, हमारे वैसे तो मौलिक अधिकार का पार्ट कहाँ से आता है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, तो हमने इसमें से जो है आर्टिकल नंबर 14 से शुरू किया था और 32 तक पढ़ा था। हमने कहा था 12 और 13 यहाँ छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे देखिए नोट्स में भी नहीं था, और उसके बाद 33 34 35, ठीक है, तो इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये हमारे नोट्स में अभी हमने जो कल मतलब लास्ट वीडियो थी उसमें नहीं देखा, बाकी हमने देखे थे। अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद होता है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 13 क्या करता है, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें लिखा है आर्टिकल जो 30 है ये प्रावधान करता है कि संघ एवं राज्य कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। मतलब इसने कहा कि जैसे संघ या राज्य क्या है कानून बना सकते हैं, राइट, लेकिन ये कोई भी एक ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना गाइस इसमें, तो इसको या तो वो छीन ले या फिर उसको कम कर दे। तो ऐसा अधिकार संघ या फिर राज्य के पास नहीं है कानून बनाने का। यदि कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन का वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, मतलब उसका कोई मायना नहीं रहेगा, वो बेकार होगा कानून, ठीक है। अब लिखा है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार और आर्टिकल 245 केंद्र राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और आर्टिकल 326 जो आपका है लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। तो ये बाकी के आर्टिकल्स जो थे ना गाइस उसके बारे में लिखा है। चलिए अब लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो गाइस किसके लिए, आपका मौलिक अधिकारों के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद, देखिए समता का अधिकार हमने पढ़ा था 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, तो ये था आपका पूरा समता का अधिकार, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए अब इसमें बहुत अच्छा सा लिखा है गाइस इसमें कि जो आपका जो समता का अधिकार है उसमें टोटल कितने हैं 5 अनुच्छेद, देखिए 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, 14 क्या कहता है विधि के समक्ष समानता, 15 क्या कहता है विभेद का प्रतिषेध, किस आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। तो इन 5 चीजों के अलावा विभेद किया जा सकता है लेकिन इन 5 चीजों को लेकर विभेद नहीं किया जा सकता, राइट। जैसे 5 चीजों के अलावा गई कहाँ हो सकता है विभेद, कहीं आएगा आगे तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसने लिखा है कि आपका 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। फिर 17 में हमने पढ़ा अस्पृश्यता जो आपका अनटचेबिलिटी उसका अंत, 18 में जैसे उपाधियों का अंत, मतलब जब महाराजा धीराज, महाराजा, राजा, ये सब तो उपाधियों का अंत, ठीक है। फिर लिखा है समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है गाइस, कौन सा आर्टिकल है उसके अंतर्गत आता है। देखिए हमने कहा समता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18, तो गाइस इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, ठीक है, यानी कि 2nd एंड 4th, या तो कोई लिखा ही नहीं गाइस, और भी कोई है, अच्छा हाँ 15 भी तो है, तो 2 3 4 2 3 4, चलिए, और बाकी हमने देख लिया 2 3 4 में है क्या, ठीक है। अब लिखा है आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा का मतलब इसने कहा कि अगर जो है संघ या फिर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो आर्टिकल 13 में लिखा है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो आपका अल्पीकरण करता है किसका, मूल अधिकारों का, तो गाइस ऐसे कानून को क्या कर दिया जाएगा, इसकी मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है, मतलब वो आपके लिए शून्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो। लिखा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा विधायन लगाता है गाइस, तो इसमें लिखा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, वो कहता है विधि के समक्ष समानता क्षमता, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता,
तो देखिए संविधान का आर्टिकल 14 जो विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ये उपबंध करता है, ये क्या करता है, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर ये अधिकार लागू होगा, सबके लिए मतलब ये अधिकार है। लिखा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो गाइस अभी हमने पढ़ा 14। लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है आपका प्रावधानित है? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 14। चलिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो गाइस इसका मतलब है सभी के लिए जो है कानून और सभी के लिए एक नहीं। तो गाइस इसका आंसर देखिए, इसने कहा विधि का नियम या कानून का अधिराज, इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। चलो और देख लेते हैं, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, एक न्यायतंत्र। तो गाइस देखिए, विधि का नियम क्या होता है? सब कानून के सामने एक बराबर है, सबके लिए एक समान कानून होगा, किसी के लिए अलग नहीं होगा। और न्यायतंत्र भी सबके लिए एक समान ही होगा। तो गाइस इसमें लिखा है कि विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का क्या है? अधिकार प्रदान किया गया है। अब लिखा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक क्या है? मूल अधिकार है। और जिसे इसके अधीन मतलब देखिएगा, ये था आपका समता का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा था कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीजें ऐसे लिखी थी जिसपे जो है अगर विभेद होता है तो उसका प्रतिषेध किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 में है और ये है समता का अधिकार, राइट। चलिए इसमें कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने जैसा। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है, मद्रास राज्य बनाम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संबोधित किया गया था? तो गाइस ये था आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। देखिए आपने सबसे पहली बात तो ये केस ही नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अधिकार है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 15 में क्या किया गया? संशोधन किया गया और इसमें लिखा है कि इसमें संविधान यानी कि पहला संशोधन कब होता है गाइस? पहला संशोधन अधिनियम 1951 में, ठीक है। इसकी धारा 2 द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, ठीक है। तो 14-15 हमने पढ़ा था कि 5 चीजें थी, उस पर अगर हम क्या करते हैं? भेदभाव नहीं करते उन चीज़ों पर जो है, जैसे लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार मतलब इनके आधार पर लिंग, जन्म स्थान, जाति और ऐसी 5 चीज़ों के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 है उसमें धारा 2 द्वारा क्या है? 15(4) जोड़ा गया। इसके तहत क्या? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। मतलब 15 कहता है भैया भेदभाव नहीं करना है। फिर हमने कहा कुछ चीज़ों पे भेदभाव किया जा सकता है, जैसे यहाँ का अगर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तो उनके लिए सरकार अलग से कुछ कर सकती है, ठीक है। या पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, उनके हित के लिए कुछ उनके लिए कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 ने कहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन गाइस इनके लिए कर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सरकार जो है भेदभाव कर सकती है, मतलब इनके लिए कुछ अलग से कर सकती है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो गाइस ये सब देखिए 15 में है, ठीक है। तो 15 में अभी हमने देख लिया एक चीज़, 15(4) में जो हमने 15(4) को ऐड किया। अब यहाँ आंसर है 15(5) में क्या कहा? इसका आंसर 15(5). देखिए यहाँ क्या 15(5) के अंतर्गत क्या? शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, ठीक है। तो
अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति हुई तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे दिया गया गाइस। अगर वैसे हम 15 की बात करें तो हमने कहा भैया भेदभाव तो होना ही नहीं है, सब एक एक तरीके से ही आने चाहिए। आरक्षण जैसे, आरक्षण तो एक भेदभाव वाला तरीका हो गया गाइस, लेकिन ने कहा अगर ज़रूरत है तो भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है कि संविधान के किस किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग पर आरक्षण दिया गया है। तो गाइस कौन सा, अभी हमने देखा 15(4) और देखिए गाइस यहाँ लिखा है ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान है। तो इस ओबीसी को आपका 15(4) और 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये याद रखिएगा 16 और 15(4). अभी हम आगे भी एक जगह देखेंगे जब गाइस हमने ये कहा, हाँ देखिए इसमें लिखा भी है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान है। अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ था गाइस, अभी की ही बात है, शायद आप लोगों को पता हो, 113वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आता है। इसके द्वारा क्या जोड़ दिया गया, जैसे यहाँ पे 15(4) और 16(4) है, वैसे ही अब क्या किया 15(6) और 16(6) को जोड़ दिया गया। अब इसमें ये जोड़ के क्या चेंजेस करे गए गाइस कि इसने कहा ये तो हो गया ओबीसी के लिए, राइट, ये दोनों ओबीसी के लिए। अब ये किसके लिए था गाइस, ये था कि आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, अब इसमें गाइस कोई भी आ सकता है, उसमें जनरल भी आ सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी जो आर्थिक रूप से दुर्लभ है। ठीक है, तो जनरल के लिए अभी तक कोई ऐसा आरक्षण नहीं था, लेकिन इसके अंदर वो भी आ गए गाइस। अगर आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख यानी 8 लाख से कम है तो आप इसके अंदर आते हैं। तो हमने संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े हैं, 15(6) और 16(6), 15(6), 16(6). ठीक है, और ये 15(4), 16(4) आपका ओबीसी के लिए है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और जो ये वाला संविधान संशोधन होता है गाइस, ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 103वां। जैसे आपसे अधिकतर क्वेश्चन में ये वाले पूछ लेंगे गाइस कि 101वां संविधान संशोधन, 102, 103, 104वां संविधान, क्योंकि अभी रिसेंटली हुए हैं, नए नए हैं ना, इसलिए ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 103वां भी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में, ओके तो गैस लोक नियोजन हमने कहा जैसे कि आपकी कोई सरकारी नौकरी वोकरी हो, उसमें जो नागरिक हैं उनको समान अवसर मिले, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था 14, 15, 16, ये था आपका 16। ठीक है, तो ये था आपका 16(1) एंड 16(2). तो गाइस यहाँ 16(1) के और 2 के तहत क्या है, किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। मतलब ये नहीं है कि भैया कि इस जाति का है तो आप अवसर दो, उस जाति का अवसर दो, गोरा है तो अवसर दो, काला है तो अवसर दो, या फिर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग, कुछ नहीं है, सबके लिए समान अवसर की समानता। लिखा है भारतीय संविधान में जैसा निहित है उस निम्न में से कौन सा समता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो गाइस हमें देखना है समता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18। तो 17 में अस्पृश्यता देखा था यानी अनटचेबिलिटी, 18 में हमने 18 में हमने उपाधि देखी थी, यहाँ विधि का नियम देखा था, और 15 में हमने क्या देखा था, 5 चीज़ों को लेके भेदभाव नहीं करना है, और फिर 16 में हमने देखा अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन की में क्या है, अवसर की समानता। तो इसने कहा कि समता के मौलिक अधिकार में ये जो ऑप्शंस दे रखे इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए ये हो गया आपका कानून के समक्ष समता। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 14। फिर है सामाजिक समता, अवसर की समानता और आर्थिक। गाइस देखिए आर्थिक हमने पहले भी कहा था आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है, आर्थिक रिलेटेड कुछ नहीं है। बस अभी जो एक आर्थिक रिलेटेड कौन सा आया था ना अभी तक में जो आप पढ़ेंगे वो यही वाला पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक आर्थिक आप पढ़ेंगे, नहीं तो सामाजिक, शैक्षणिक, कमजोर वर्ग, इन सब के लिए तो होता है, लेकिन आर्थिक तो बिल्कुल आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, बस इस वाले को छोड़ के आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी आर्थिक लिखा हो ना तो समझ लो वो गलती होगा, उसको छोड़ के एक चीज़ को छोड़ दिया जाए। तो 14 में क्या लिखा है, कानून के समक्ष। 15 में क्या है, अवसर की समानता।
फिर 16 में क्या है गाइस, मौलिक अधिकारों में शामिल, मतलब समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल है 16, सॉरी ये 14, 15, 16 है, और जो आपका है आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है, बस हमें इतना जानना है। फिर लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो है समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भी भिन्न जो है आपका व्यवहार कर सकता है। मतलब इसने कहा कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के लिए राज्य जो है असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। मतलब असमान लोग, मतलब सपोज यहाँ पे एक आदमी अमीर है और एक आदमी गरीब है, तो अब ये हो गए असमान, तो इन लोगों के लिए जो है राज्य भिन्न व्यवहार कर सकता है। मतलब कि राज्य ने इनके लिए कुछ नहीं किया लेकिन इनके लिए कुछ कर लिया, तो ये भिन्न व्यवहार हो गया ना गाइस, ठीक है। तो क्या है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, समान आधार निर्मित करने के लिए। मतलब अगर ये 100 रुपये कमा रहा है और ये 2 रुपये कमा रहा है, तो कुछ करिए इसके लिए कि ये कम से कम 100 से 12 रुपये पे आ जाए या 15 रुपये पे आ जाए, ठीक है। अब इसकी बराबरी तो ये सरकार कभी नहीं करवा पाएगी, लेकिन हाँ कुछ तो पास ला सकती है, तो ये बात है सही। लिखा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और जो ए का सही स्पष्टीकरण आर है। मतलब इसने कहा कि जो समान लोग हैं उनके लिए आप समान विधि बना लो। मतलब अमीर है, ये भी अमीर है, 2-4 व्यक्ति हैं सब अमीर हैं, तो इनके लिए आप समान विधि बना लो, समान कानून बना लो, ठीक है, और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ठीक है, ये सही है। तो गाइस आई होप आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। तो हमने एक पढ़ा था विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो गाइस ये आता है ना, ये वाला ये आता है विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत आता है कि आप यहाँ थोड़ा बहुत भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि असमान स्थिति है लोगों की, तो आप भेदभाव करिए थोड़ा सा बराबर लाने के लिए। लिखा है राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीब, पिछड़े, वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। कौन कर सकता है? सरकार। तो इसमें लिखा है जैसे कि 16(4) और 15(4) में राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी। मतलब अगर सभी अमीर हैं, सभी एक वर्ग के, तो उनके लिए एक समान विधि समान रूप से प्रशासित की जाएगी। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया, कहानी खत्म। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु जो है सक्षम बनाया? तो गाइस इसमें लिखा है पहला संविधान। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या पढ़े। इसमें लिखा है ABC को मिलाकर सारा। तो गाइस यहाँ लिखा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त क्या समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। 14 विधि के समक्ष समता, और 16 में गाइस क्या था हमने पढ़ा था कि जो उपाधि जो अफसर की समान समता, अफसर की जो लोक नियोजन में जो है समान अवसर मिलना, ठीक है। तो इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में यह अभी निर्धारित किया कि आर्टिकल 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से क्या है निष्कर्षणीय है, और इसको क्या है संगत वर्गीकरण असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो गाइस ये आता है, देखिए आपको, तो मतलब इसमें आपका डी है ABC सभी को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तब की ये बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो गाइस देखिए 14 और 16 अभी हमने ऊपर पढ़ा,
संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन? तो ये है आपका आर्टिकल 17। तो इसमें है अस्पष्टता के उन्मूलन की यानी कि खत्म करने की बात करी गई है। फिर अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है, मतलब खत्म कर दो, मतलब आप किसी भी तरह से आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते। अस्पृश्यता से क्या है, उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का, इस कौन सा, आर्टिकल 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता? तो गाइस सेम क्वेश्चन, फिर ये भी तो सेम क्वेश्चन है गाइस। आर्टिकल 17 की बात कही गई है, इसमें भी आर्टिकल 17 की बात कही गई है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत? ठीक है, तो वो है आर्टिकल 17। चलिए आइए देखें। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या करता है, मौलिक अधिकारों के लिए है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंतर उसका किसी भी रूप में आचरण जो है आपका मना कर दिया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा कुछ करता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अगर आर्टिकल 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला हमने 6 पढ़े थे ना, तो उसमें पहला हुआ था समता का अधिकार। समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 था, जिसमें 17 है। तो ये मौलिक क्या है, समता का मौलिक अधिकारी है। ठीक है, अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, मतलब इन्हें क्या है, सब एक बराबर माने। तो गाइस इसमें कौन कौन है, देखिए आपका अनुसूचित जाति जनजाति आते हैं। लिखा है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो गए समता का अधिकार, समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 आता है, जिसमें 17 जो है आपका अस्पृश्यता के लिए है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कैसे कैसे आप अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं, मतलब उसको खत्म कर सकते हैं? तो गाइस देखिए इसमें लिखा है 1, 2, 3 सही है। ठीक है, देखिए अगर आप कानून बना के अस्पृश्यता खत्म कर सकते हैं, आप शिक्षा की उन्नति द्वारा लोगों को शिक्षा देकर, ठीक है, जागरूक करके आप अस्पृश्यता खत्म कर सकते हैं। फिर जन जागरण के द्वारा लोगों को समझाएं, ये सब करें। ठीक है, लोग मिलजुल कर समझे खुद से। ठीक है, तो यहाँ नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो इस नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता खत्म करना ये ना के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। आप दिमाग बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरियों में प्रवेश, कितनों को आप दिला देंगे और कितनों का दिमाग वहाँ से बदलेंगे। लेकिन आप शिक्षा के द्वारा आप इस तरह से शिक्षा दीजिए कि लोगों को समझ में आए, जन जागरण करके लोगों को जागरूक करिए, और फिर आपका यहाँ कानून बना के तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बाद में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति जन जागरण द्वारा हो सकती है। आर्टिकल 17 जो है इसका अंत का प्रावधान करता है। फिर लिखा संसद में सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का क्या माना गया है, एक दंडनीय अपराध माना गया है। लिखा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का जो आधार है धार्मिक स्वीकृति है। तो गैस इसमें बताना है क्या आंसर है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है आपका ए, यानी कि अस्पृश्यता बहुत जगह हम किससे रिलेट करके, किसको देख के चलते हैं, धर्म को लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम अस्पृश्यता और अस्पृश्यता की जो संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब, मतलब ये क्या है, एक हिंसा का एक सबसे खराब रूप है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए आइए देखें इतनी बड़ी व्याख्या इस लिखा है संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिसके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसर से वंचित रखता है। हालांकि हम ये सारी चीज़ें देखते हैं गाइस, ठीक है, अपने समाज में हम ये देखते हैं। तो हमने ऐसा समाज बना दिया है कि जो कुछ लोग हैं उनके प्रति हम क्या करते हैं, या तो घृणा, उन्हें दूर रखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, हमने एक ऐसा जो मतलब संरचनात्मक हिंसा का ये क्या है, तरीका है। ठीक है, अब लिखा है संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान
गाल्टुंग के अनुसार जो है वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया। तो संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे प्रजातिवाद हो गया, नस्लवाद हो गया, लिखा है कामुकता हो गया आपका, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहते हैं, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत जो है घृणित पहलू है। तो कैसे हम आज भी देखते हैं अपने समाज में। लिखा है जो धार्मिक और कर्मकांडी दृष्टि से क्या है शुद्धता अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंड का विधान करता है। तो गाइस बहुत जगह अभी भी ऐसा है कि जो कुछ जाति के लोगों को अब गांव में, जैसे गांव में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, तो वहाँ प्रवेश नहीं करने देते या उनको गांव से अलग रहने को कहते हैं, या अपने घरों में उन्हें लाइक अलग से अगर खाना खिलाना है तो अलग से बर्तन, ये सारी चीज़ें अभी भी हम क्या देखते हैं, अभी 21वीं शताब्दी में हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अस्पृश्यता को इस कारण क्या है धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो हम इसे धर्म से भी जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। जबकि गाइस अगर हम बात करते हैं वेदों की, तो हमने क्या देखा था गाइस वेदों में कि अभी जो हम क्या कहते हैं ना शूद्र, तो गाइस वेदों में जो आपके ये 4 वर्ण थे, तो उस चारों को जो आपने वर्गीकृत किया था लेकिन उनके कार्यों के हिसाब से किया था, ना कि बाद में। तो ये बाद में चेंज ही हो जाता है, ठीक है। तो पहले कार्यों के हिसाब से हमने वर्गीकृत किया था, तो शूद्र का काम अलग था, ठीक है, तब हमने कहा था। लेकिन आज तो वो धर्म से जोड़ दिया गया है उसको। लेकिन भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16 या 19? तो वैसे देखा जाए तो गैस 19 आ गया आपका। अगर हम समता के हिसाब से देखें, समता का अधिकार, तो उसमें 14, 15, 16, 17, 18 तक आते हैं। तो यहाँ पे वैसे आंसर हो गया 19, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, तो इसमें लिखा है ये जो 19 आता है ये किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और जो ये तीनों आते हैं वो समता के अधिकार में आते हैं। अब दूसरी तरह से भी इसने कुछ देखा है। इसने क्या कहा क्या है, एक अन्य दृष्टि से अगर हम देखें तो 15, 16, 17 केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, और जो 14 है ना गाइस वो भारत के नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो 2 तरीके से इसका आंसर हो सकता है। आसान तरीका अगर आप देखेंगे तो आपका 19 वाला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप डीप नॉलेज ले, मतलब थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया ये जो है आपके भारतीय नागरिकों के लिए ही है। लेकिन जो आर्टिकल 14 है समता का अधिकार जो है, विधि के समक्ष समता जो है आपका, तो गाइस वो आपका भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। लेकिन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों, तो स्वतंत्रता का अधिकार गाइस क्या? 19, 20, 21 और 22, ठीक है। और 19 में आपका कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से 6 पॉइंट्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखते हैं इसमें क्या कहानी है। तो हमने यही बोला 19 से 22 तक है, ठीक है। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार आपके हैं ही। भाग 4 में क्या है गाइस? नीति निर्देशक तत्व। और 4A में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य, राइट। अब इसमें लिखा है 19 में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, तीसरे में संघ बनाने की, चौथे में आप भारत में कहीं पे भी घूमो, फिर उसके बाद आप घूम फिर के जब थक जाओ तो आपको निवास करने की, कहीं पे जाके बस जाने की, निवास करने की स्वतंत्रता है। फिर वहाँ पे आपको खाना पीना करना है तो गैस आपको कारोबार करना पड़ेगा, तो कारोबार की। तो ये हो गए 6 तरीके, ये याद रखने का एक तरीका है बस। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 में गैस क्या था? प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपका जीवन का अधिकार था। 21 क में क्या था? शिक्षा का अधिकार है। 22 में गाइस क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो आर्टिकल 9, तो सही से देखा जाए तो आर्टिकल 9(1) का, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? तो गाइस 19 ही आपकी, 19 में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो 19 में ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। तो ओके, वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को।
तो इसमें लिखा है, मतलब अलग से तो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखी है, लेकिन इसमें जो है इसको हमने मान लिया है कि हाँ इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, अब लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, फिर आपको वही सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इस आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये सबसे पहला वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को ही मान लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के समाचार पत्रों, गाइस फिर सेम हो गया। फिर लिखा है उच्चतम न्यायालय की जो है व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना क्या है, डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो गाइस ये भी क्या हो गया आपका, इनने कहा कि आप ना, पहले ये था कि आप झंडे को अपने घर की छत पे या कहीं भवन में नहीं, निजी भवन में जो है नहीं फहरा सकते, लेकिन अब आपको ये अधिकार है। तो ये किस में आता है गाइस, ये आता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एक तरीके से। ठीक है, तो ये उसमें आ जाता है, 19(1)(a) में आ जाता है। ठीक है, तो लिखा है नवीन, ये केस आया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति का प्रतीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसके तहत ही आ गया है। नागरिक का क्या है, मौलिक अधिकार है, आप चाहें तो फहरा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो शांतिपूर्ण क्या लिखा है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो गाइस ये वैसे आता किस में है, ये आता है 19(1) खा में आता है। ठीक है, कि नहीं सम्मेलन, राइट। तो 19(1) खा में ये आता है कि आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हथियार यूज नहीं करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, इसमें लिखा है घेराव अफसर को जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, चलिए आइए इसमें देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है ए, मतलब इसने लिखा है कि अगर कोई जो अफसर है अपना कर्तव्य नहीं करता है तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं गए हम इसके लिए नहीं कर सकते, बाकी सारे चारों मतलब तीनों सही हैं। तो जो आपका है 19(1) खा में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। 93 में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के हित में युक्ति युक्त निर्बंध आरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। मतलब अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर रहे हैं सपोज, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ भारत की जो आपकी भारत की प्रभुता पे अगर कोई खतरा, अखंडता पे, लोक व्यवस्था, ये सारी चीजें आप गड़बड़ कर रहे हैं अगर, तो क्या है, राज्य के पास शक्ति है कि वो इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, यही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो गाइस किस आधार के कारण नहीं लगाया जा सकता और किस आधार के कारण लगाया जा सकता है। चलिए, अगर लोक व्यवस्था को खतरा है तो लगाया जा सकता है। वैसे भारत की संप्रभुता को खतरा है तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और अगर न्यायपालिका का अपमान किया जाए तो भी लगा सकते हैं। अवांछनीय आलोचना अगर आप करते हैं तो गाइस इस पे आप जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सपोज कि आज तो आप देखते हैं कि ये आलोचना वालोचना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि आज सरकार कोई कानून लाती है फिर उनकी आलोचना शुरू हो जाती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता रहता है गाइस। तो बस एक इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब पे आप प्रतिबंध बाकी सबके आधार पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है अगर संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रपूर्ण संबंध, मतलब विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध में ये नहीं है कि आप किसी से मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अगर विदेशी राज्य आपका शत्रु हो तो आप मित्रतापूर्ण संबंध अगर रखते हैं तो आपका जो है आपकी
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था गड़बड़ाते हैं आप तो भी लगाए। शिष्टाचार सदाचार के हित में, अदालत की अवमानना करते हैं तो भी। फिर है मानहानि और किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब ये एक आधार है जिसकी वजह से आपकी जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर आप इसके लिए कोर्ट जाके नहीं कह सकते ऐसा क्यों कर दिया। भैया आपने देश के विरुद्ध कुछ किया है आपने, ठीक है, तो आप पे तो कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो गाइस हमने कौन सा पढ़ा था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये आपका है स्वतंत्रता का अधिकार में हमने 4 पढ़ते, 19, 20, 21 और 22। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका किस में आता है गाइस, ये आपका आता है 21 में आता है ना, जीवन का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। और 21A में वहीं पे हमने पढ़ा था शिक्षा का अधिकार। तो ये रहा आपका 21 आपका आंसर है, राइट। तो आगे क्या पढ़े, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाता है। मतलब अगर ऐसा कानून बना है, ठीक है, तभी आपका जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। सपोज कि आपको मृत्युदंड दे दिया गया, आपने कुछ ऐसा कृत्य किया है, आपने सपोज हत्या करी है, तो और विधि बनी हुई है गाइस कि आपको क्या है मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है। ठीक है, एक तभी आपकी जो है आपकी जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है जब ऐसा कानून बना हुआ हो, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिस पर कानून बना है और कहा जाए कि इस कानून के तहत आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। या कभी ऐसा हो जाता है गाइड, जैसे आप देखते हैं शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को मार, मतलब पुलिस को ये अधिकार दे दिया जाता है कि जैसे आप उस व्यक्ति को देखें, मतलब उसने कोई ऐसा अपराध किया हो, भाग रहा हो, फरार हो, और फिर अधिकार दे दिया जाता है पुलिस को कि अगर आप देखें तो तुरंत गोली मार सकते हैं। तो एक ये तरीका भी है। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 19 वाक स्वातंत्र आदि जो है विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 22 में क्या है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। मतलब बाकी के इसने भी एक्सप्लेन कर दिया कि 19, 20 और 22 में क्या है। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो गाइस इसका आंसर है सी, यानी कि 21। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो गाइस ये हम जानते हैं कि विदेश यात्रा यानी कि जो आर्टिकल 21 है गाइस उसमें आपको मिलेगा ये। ठीक है, लिखा है, देखिए यहाँ पे भी एक केस की बात, मतलब इसमें लिखा है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ये 2 मामले ऐसे आए थे जब ये जो है अभी निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता जो है शब्दावली में संचरण अथवा इच्छानुसार कहीं भी और कहीं भी जाने का अधिकार आता है। इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, यानी कि आर्टिकल 21 में कहा गया कि भैया इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक है, यानी कि जो दैहिक स्वतंत्रता है उसके अंदर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो लिखा है मौलिक अधिकार, आवास का अधिकार, गैस आप कहीं भी भारत में जाके आवास कर रह सकते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो गैस देखिए ये सारे आपके मौलिक अधिकार हैं। तो गैस कितनी बड़ी व्याख्या है। लिखा है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार क्या आश्रय का अधिकार, मतलब आवास का अधिकार 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह क्या है गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। फिर लिखा है सतवंत सिंह बनाम, अभी जो हमने पढ़ा था गाइस आर्टिकल 21 में, ठीक है, कि विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक है, फिर लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन,
यदि भी संविधान का जो अनुच्छेद है 39 घ के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ठीक है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन आप देखेंगे ना आर्टिकल 39 घ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और ये है आपका नीति निदेशक तत्व लिखा है। तथापि अब क्या होता है इसमें, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान की प्रस्तावना और क्या है अनुच्छेद 39 घ के आलोचक में आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और आर्टिकल 16 अवसर की समानता को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। इन दोनों को आप साथ पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो गाइस चलिए इसमें लिखा है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, ये है मेरे चैनल का नाम। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के संग नेक्स्ट वीडियो में।